अब हमारे पास आ जाती है जी ईसीजी। ईसीजी में जो सी पी वेव है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है आर्टीरियल सिस्टोल को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स करता है हमारे पास वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन। ये देखिए यहाँ पे उसके बाद ये शुरू होगी थोड़ी सी लेट, और उसके बाद हमारे पास टी वेव है, ये हमारे पास वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन। सिग्नल पहले जाएगा ना इलेक्ट्रिकल, तो बाद में रीपोलराइजेशन जो है वो शुरू होगी, फिर दोबारा पी वेव। उसके बाद हमारे पास एस फोर साउंड कब प्रोड्यूस होगी? एस फोर साउंड प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास लास्ट फेज चल रहा होगा ना लेट डायस्टली में, और ये हमारे पास होती है क्योंकि फीलिंग हो के जो से वेंट्रिकल है वो स्टिफ हो गए होते हैं, तो वहाँ पे टर्बुलेंस की वजह से होती है। ये वेंट्रिकुलर नॉन कॉम्प्लायंस की मतलब वजह से ही होगी। उसके बाद S1 आपको पता चल गया। S2 जो सी है वो आर्टेरियो वाल क्लोज। S3 जो सी है जब हमारे पास अर्ली डायस्टली होगी ना रैपिड फिलिंग फेज में, तब हमारे पास होगी। और ये हमारे पास जी होती है जब आर्टीरियल फिलिंग प्रेशर जो से वो ज़्यादा हो, मतलब जब हाई फीलिंग प्रेशर हो, मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर और एट्रियल फेलियर के मतलब पहले उसमें ब्लड ज़्यादा है तो उसमें फीलिंग हो रही है, तो S3 में हमारे पास ये सुनाई देगी हमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एरोटिक वाल्व की वे में सबसे पहले 100 से 80 तक आया। वेंट्रिकल का प्रेशर इससे ज़्यादा हो गया, एरोटिक वाल्व ओपन हुए, फिर उसके बाद इसका हो सके जितना प्रेशर हुआ वेंट्रिकल का प्रेशर रोटा से कम हुआ, एरोटिक वाल्व क्लोज हुए, फिर दोबारा इसका प्रेशर जो है वो हमारे पास कम होता 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 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मीटर हमारे पास आ जाता है जी वेंट्रिकल्स का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे एजेक्शन होगी, यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी, फिर उसकी फीलिंग होगी। फिर हमारे पास आ जाता है जी आर्टीरियल जो सा होता है लेफ्ट एट्रियम का हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले ए वेव है जहाँ पे आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर हमारे पास यहाँ पे सी वेव आ जाती है जो कि हमारे पास होगी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो तब हमारे पास सी वेव इसमें प्रोड्यूस होगी। क्योंकि यहाँ सी वेव प्रोड्यूस होगी और मिट्रल वाल यहाँ पे बल्ज करेगा। उसके बाद हमारे पास ये एक्स डिसेंट होगा। एक्स डिसेंट जो सा होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एक्स डिसेंट कर रहा होता है राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। और यहाँ पे आर्टरिया रिलैक्स हो रहे होते हैं। और वाई डिसेंट जब हमारे पास वाई डिसेंट जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही होती है और वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जी राइट एट्रियल प्रेशर कर्व। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ए वेव प्रोड्यूस होगी। ए वेव जब प्रोड्यूस होगी तो आर्टीरिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी, आर्टीरियल सिस्टोल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हल्का सा डिप आएगा, और उसके बाद हमारे पास सी वेव प्रोड्यूस होगी। ये क्यों होगी? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होगा उसकी वजह से। फिर एक्स डिसेंट होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वी वेव प्रोड्यूस, एक्स डिसेंट आर्टीरियल रिलैक्सेशन होगी, और हमारे पास यहाँ पे जो से ये हमारे पास आर्टीरियल रिलैक्सेशन होगी और वेंट्रिकुलर जो से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद वी वेव जो सी होती है जो सी हमारे पास है राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम की वजह से राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। फिर उसके बाद वाई डिसेंट ईसीजी का मैंने आपको पहले बता दिया, ये अब आपको सारा समझ आ जाना चाहिए। फिर हम यहाँ से देख लेते हैं जो मैंने आपको जुगुलर वेन का सारा बताया था। सबसे पहले हमारे पास ए वेव है जहाँ पे ट्राइकस्पिड वा ए वेव है जहाँ पे हमारे पास ये आपने ना जो सी मैंने ना आपको ये सी वेव पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है और हमारे पास वी वेव पे ओपन हो जाता है। तो इसके दरमियान जो सा होगा वो एक्स डिसेंट होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी और उसके बाद हमारे पास एट्रिया यहाँ पे रिलैक्स कर रहे होंगे बड़े सुकून से, उनकी फीलिंग हो रही होगी एट्रिया की। यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग हो रही होगी, वो रिलैक्स कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जी राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग हो रही होगी और वो रिलैक्स कर रहे होंगे वाई डिसेंट में। वाई डिसेंट में ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन से लेके क्लोज तक उनकी फीलिंग हो रही है, वो रिलैक्स कर रहे होंगे। हाई यील्ड पॉइंट क्या है जी? ए वेव कब एनलार्ज होगी? जब हमारे पास आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। कब होगा? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में इसको ज़्यादा जो सा वो प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। या राइट हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो आगे उसमें जो सा है राइट वेंट्रिकल में ब्लड पड़ा हुआ है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है कि ये उसको उसकी हाइपरटेंशन की वजह से पहले ही उसमें ब्लड है, तो जो सी आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए जॉइंट ए वेव जो सी एब्सेंट भी हो सकती है जब हमारे पास एटीरियल फिब्रिलेशन होती है। फिर उसके बाद ओकेजनल लार्ज ए वेव जिसको हम कैनन वेव कहते हैं, ये तब होती है जब एट्रिया जो सी हैं वो
पंप करते हैं क्लोज ट्राइकस्पिड वाल के, ये कब होगी? जब हमारे पास जी इनकी सिंक्रोनाइजेशन गलत हो जाएगी। जैसे हार्ट ब्लॉक में ये वेंटिकुलर जो से अभी कॉन्ट्रैक्टिव फेज में हो गए और ये भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, या प्रीमेच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में इनसिंक्रोनाइजेशन की वजह से ये हो सकती है। फिर एब्सेंट इवन आर्टेरियल फिब्रिलेशन में वी वेव अब हमारे पास होती क्यों है? वी वेव इसलिए होती है कि राइट एट्रीरियल प्रेशर जो सा है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम की वजह से, और उसके बाद हमारे पास राइट एट्रीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व जो सा ओपन हो जाता है। ठीक है, जॉइंट वी वेव हमारे पास कब होगी? वी वेव का मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होता है। वी वेव क्या होती है? जब हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होता है वॉल्यूम की वजह से और वो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये उसके बाद वाल्व ओपन हो जाता है। जॉइंट वी वेव कब होगी? जब ट्राइकस्पिड रिकर्जिटेशन की वजह से हमारे पास एक्स डिसेंट में जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे तो ब्लड इनमें आ जाएगा। जब ब्लड इनमें आ जाएगा तो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर ब्लड इनमें आ जाएगा और हमारे पास जो से राइट एट्रियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट द ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जॉइंट वी वेव जो सी है वो प्रोड्यूस्ड होगी। अब आप ये देख लें, सबसे पहले मैंने आपको ये वाला करवाया जिसमें ये वाला करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको एरोटा में क्या चेंजेस आते हैं, वेंट्रिकुलर में क्या चेंजेस आते हैं, साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं, S1 कब प्रोड्यूस होगी, 2 कब, 3 कब और 4 कब होगी। 3 उनमें प्रोड्यूस होगी जिनमें फीलिंग प्रेशर जो सा वो ज़्यादा है, और ऐसे 4 उनमें प्रोड्यूस होगी जिन जब ना हमारे पास वेंट्रिकुलर वो स्टिफ हो जाते हैं। फिर वेंट्रिकुलर के वॉल्यूम का आपको ग्राफ दिखाया, उसके बाद मैंने आपको जेवी प्रेशर का भी दिखा दिया और उनमें कौन से चेंजेस आएंगे। उसके बाद प्रेशर लूप्स हमें कैसे कौन सी डिजीज़ है वो आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं, तो ये भी अब हम देखने लगे। अच्छा जी, अब ये हम ना प्रेशर लूप्स के हिसाब से वैल्यूलर डिजीज़ को ना कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एरोटिक स्टीनोसिस हुई। एरोटिक स्टीनोसिस होने की वजह से अब वेंट्रिकल को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, मतलब उन पे आफ्टर लोड बढ़ गया। अब आफ्टर लोड बढ़ा था तो आपने यहाँ पे देखा था, जब हमारे पास आफ्टर लोड बढ़ा था तो एरोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ था, स्ट्रोक वॉल्यूम जो सा वो कम हो गया था और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा वो ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे भी सेम ही चेंजेस होंगे। लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि उसको ज़्यादा पावर लगाने पड़ रही है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा है हमारे पास, लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा है वो हमारे पास ज़्यादा हो गया क्योंकि वो उतना एजेक्ट ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद डायस्टोलिक में कोई नहीं मसला हो रहा और स्ट्रोक वॉल्यूम जो सा है वो हमारे पास कम हो गया। यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास जी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर की कंप्लायंस कम और उसमें ईडीपी जो सा होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सही है। उसके बाद एरोटिक रीगर्जिटेशन। एरोटिक रीगर्जिटेशन में अगर आप देखें तो इसकी वजह से हमारे पास वो बैक फ्लो ब्लड का होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो हमारे पास है प्री लोड ज़्यादा हो जाएगा। प्री लोड पहले ज़्यादा हुआ, सही है। जब प्री लोड ज़्यादा हुआ तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि इनमें ना स्ट्रोक वॉल्यूम जब ज़्यादा हुआ तो हमारे पास ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ। अब जब हमारे पास रिलैक्सेशन का फेस आया, आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन का फेस आया तो हमारे पास रिगर्जिटेशन की वजह से एरोटा से ब्लड लीक होता 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 पीछे आ जाएगा, इसलिए एरोटा का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और एरोटा का प्रेशर बहुत कम हो गया तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास बहुत कम आएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आएगा वो हमारे पास है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए इसमें पल्स प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पहले हमने एरोटिक स्टीनोसिस पढ़ी जिसमें हमारे पास आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया। आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ तो हमारे पास जी एंड आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ, आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा है और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम जो सा है वो हमारे पास कम हो गया और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। एरोटिक रिगर्जिटेशन में ब्लड वापस आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, पल्स वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ और हमारे पास जो सा है रिगर्जिटेशन की वजह से हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कम हो गया और पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जो की पॉइंट है और उसमें हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। मिट्रल स्टीनोसिस, इसमें हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर जो सा होता है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए,
तो उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास सही तरह से वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम क्योंकि फीलिंग नहीं सही हो रही। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम क्योंकि मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस। जब हमारे पास डायस्टोल में उसमें वॉल्यूम ही कम है तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम जितना फिल हुआ है उससे ज़्यादा ही होगा। वैसे तो ओवरऑल स्ट्रोक वॉल्यूम भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा हमारे पास होता है वो हमारे पास वो भी कम होता है, ठीक है। मिट्रल की स्टीनोसिस हुई, स्टीनोसिस की वजह से वो सही तरह फीलिंग नहीं हुआ, सही तरह फीलिंग नहीं हुई तो हमारे पास उसका स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं सही बना। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम उसका सही नहीं बना, लेकिन फिर भी वो जो सा है हमारे पास जितना फिल हुआ उससे ज़्यादा ही हुआ, तो उसकी वजह से हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, बस आप ये तो याद रखें लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो सा है वो हमारे पास कम हुआ और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ। ये आप देख लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन में हमारे पास ये होता है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होता है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें क्यों इंक्रीज़ होता है जी? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज़ होता है, इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होता है क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ होता है, रिगर्जिटेशन की वजह से उसमें ब्लड गया होता है, तो उसमें से ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आता है ना अंदर वेंट्रिकल के अंदर, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो वो बार को वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो सा है वो ज़्यादा हो जाता है। आधा स्ट्रोक वॉल्यूम जो सा वो जाता है बॉडी में और आधा जो सा वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जिसकी वजह से फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो सा वो ज़्यादा हो जाता है। फिर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा होता है वो इसमें कम होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो इसमें कम होता है। क्यों इसमें कम होता है? क्योंकि इसमें रिगर्जिटेशन की वजह से सिर्फ बॉडी को ही नहीं जाता, ऊपर एट्रिया में भी चल जाता है, जिसके लिए हमें कम प्रेशर रिक्वायर होता है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसका कम होता है। मिट्रल रिगर्जिटेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि एट्रिया की ज़्यादा फिलिंग हुई होती है। एट्रिया की ज़्यादा फिलिंग क्यों हुई होती है? एट्रिया की ज़्यादा फिलिंग इसलिए हुई होती है क्योंकि हमारे पास रिगर्जिटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, जो कि आधा एट्रिया में जाता है और आधा बैक फ्लो करके उधर जाता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कम हुआ होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों कम हुआ होता है? क्योंकि हमारे पास जो सा है बॉडी को तो ब्लड जा ही रहा होता है और रिगर्जिटेशन से ऊपर भी ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखें कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे, हम एरोटिक स्टीनोसिस में हमारे पास जी वो जो सा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा था, जो सा आफ्टर लोड ज़्यादा था, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा था, स्ट्रोक वॉल्यूम कम था। एरोटिक रिगर्जिटेशन में हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा था, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा था, और हमारे पास पल्स प्रेशर से इसको हमने पकड़ना है। मिट्रल स्टीनोसिस में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम था, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा था वो भी हमारे पास कम ही था। इसमें हर चीज़ ही कम थी, ये और लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर सिर्फ ज़्यादा था। मिट्रल रिगर्जिटेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो सा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि रिगर्जिटेशन की वजह से एट्रिया में ब्लड गया होता है, वो ज़्यादा पंप करता है ब्लड। तो उसके बाद एंड जो सा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है। तो उसके बाद वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से बॉडी को आधा ब्लड गया, और रिगर्जिटेशन की वजह से थोड़े प्रेशर में एट्रिया को भी ऊपर की तरफ ब्लड चल गया। तो हमारे पास जो सा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इसमें कम होता है, कम ब्लड जो सा वो इसमें पड़ा हुआ होगा।